गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सोशल का लेने वाले हैं। ठीक है, पिछली बार जो सोशल का कराया था आपको पॉलिटिकल, उसके आज क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा मैं। और आज हम लेने वाले हैं क्या, ज्योग्राफी के दो चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 और 4। टोटल 6 चैप्टर है। अब ज्योग्राफी सबसे पहले खत्म करते हैं, फिर हिस्ट्री और फिर देन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल्स। ठीक है, तो और कुछ थोड़े बहुत टॉपिक बचे हुए हैं। तो ज्योग्राफी में 4 टॉपिक बचे हैं, तो आज 2 टॉपिक हम खत्म कर देंगे। पहला है अफवाह। अफवाह मतलब ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज आपने अच्छे से पढ़ा है कि ड्रेनेज होता क्या है। भारत में अफवाह क्या शब्द है? अफवाह शब्द एक क्षेत्र, एक नदी का तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है कि होता क्या है। ठीक है, भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों का 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, हिमालय की नदियां तथा प्रायद्वीप की नदियां। भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियों को एक दूसरे से भिन्न है। हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी नदियां होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इनमें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाली हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की 2 मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर और गर्जों का निर्माण किया है। ठीक है, हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र के लंबे समय तक तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं। ठीक है, तो इसमें इसी सब के बारे में बताया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों से काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर भाग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजों के यू अक्षर जैसे मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के मध्य प्रवेश करती है। ठीक है, प्रायद्वीप वाली नदियां। तो प्रायद्वीप वाली नदियां कौन सी हैं? ताप्ती, गोदावरी, महानदी, ठीक है, कृष्णा, कावेरी। ये जो नदियां हैं ये क्या प्रायद्वीप की नदियां हैं। ठीक है, ताप्ती का अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच यह तटीय मैदानों में बहुत संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियों में साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार है। गोदावरी भी 1516 किलोमीटर की लंबाई तक की फैली नदी है। ठीक है, महानदी जो है 860 किलोमीटर तक की फैली नदी है। ठीक है, नर्मदा भी है। ठीक है, नर्मदा का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने में क्रम में यह नदी बहुत दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। ठीक है, आपको पता ही है नर्मदा के बारे में। ऐसे ही कृष्णा है, कावेरी है। जो कृष्णा जो नदी है महाराष्ट्र में, कावेरी जो है महागिरी श्रृंखला से निकलती है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ऐसी कुछ नदियां हैं। नदियों के बाद हम पढ़ेंगे किसमें, झीलों के बारे में। तो झील भी आपको पता है झीलें अलग होती हैं। ठीक है, संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल और प्राकृतिक संसाधन तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह गांव अब बड़े बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य उन शहरों के लिए सूची तैयार कीजिए जो एक नदी के किनारे स्थित है। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहां की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहां सिंचाई, नौ शासन, जल विद्युत निर्माण, नदियों का महत्व बहुत अधिक है। फिर नदी प्रदूषण तो आपको पता ही है। ठीक है, झीलें हैं। ठीक है, नदियों की अर्थव्यवस्था में महत्व। झीलें आपको पता ही है, बहुत सी झीलें हैं, एक दूसरे के आकार तथा अन्य लक्षणों के भिन्न है। अधिकतर झीलों में अस्थायी तथा कुछ केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ झीलें हैं। ठीक है, एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोपुर झील का निर्माण करती है। स्पीड तथा रोधिका
कुछ हैं जो पूरे आपको पूरे साल भर दिखते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें टॉपिक आता है आपका ड्रेनेज के बाद से जलवायु, ठीक है। तो ये भी छोटा सा टैग है। देखिए अभी हमने ड्रेनेज में क्या पढ़ा, नदियों के बारे में पढ़ा और झील में थोड़ा सा टॉपिक है। नदियों के बारे में मेरा जितनी नदियों के नाम बताया आपको, कहाँ से लेती है, कितना क्या है उसका वर्ग किलोमीटर है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे किसमें, क्लाइमेट के बारे में। तो क्लाइमेट क्या होता है, जलवायु क्या होती है, ठीक है। भारत एक जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। यह एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थलों में कुछ स्थानों में तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में पहलगाम में तापमान लगभग 20 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। सर्दी की रातों में जम्मू कश्मीर द्रास का तापमान -45 डिग्री से तक हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यहाँ 22 डिग्री तक रहता है। तो ये जलवायु के बारे में बताया गया है कि जलवायु में कहाँ कहाँ चेंज ओवर होता है, कहाँ पे राजस्थान में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो जलवायु नियंत्रण, किसी भी क्षेत्र का जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। अक्षांश, तुगान, ऊंचाई, दवाई, दाब एवं ये सारी चीजें जो वहाँ की क्या करती है, कंट्रोलिंग करती है। दे आर द एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स, ठीक है। तो ये कुछ है जो वहाँ के जलवायु को क्या करती है, नियंत्रण करती है। हिंदी में एक बार बता देता हूँ, वायु दाब, पवन तंत्र, समुद्र की दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चवाच लक्षण, अक्षांश, तुगान, ये क्या करती है, वहाँ की जलवायु को क्या करती है, नियंत्रण करके रखती है, ठीक है। भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो एल्टीट्यूड, अक्षांश अभी बात करी आपने, कर्कवृत्त में मध्य भाग में पश्चिम के कक्ष के रंग से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। ऊंचाई, हाइट, प्रेशर एंड विंड्स, एल्टीट्यूड, लैल्टीट्यूड एंड एल्टीट्यूड। अब आएगा भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है, ठीक है। वायु दाब का पवन, भारत में जलवायु का संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। वायु दाब का धरातली पवन है, ऊपरी वायु वाला परिसंचरण तंत्र और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय, pressure and surface wind, upper air circulation and western cyclonic distribution and tropical cyclone, ठीक है। भारतीय मानसून के बारे में देखें तो भारतीय जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक है, ठीक है। प्रभावी के ऐतिहासिक काल में भारत में आने वाले नाविकों को सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के उत्क्रमण के कारण उन्हें लाभ हुआ, क्योंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। अरब वासियों में जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उपकरण से मानसून का नाम दिया, ठीक है। पहला है निम्नलिखित तरह के होते हैं, जल स्तर तथा गर्म और ठंडे होने के विपरीत प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में स्थित गंगा के मैदान की ओर सट जाती है 5 डिग्री तक। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री, दक्षिण अक्षांश के ऊपर कुछ दाब वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ऐसे भारतीय मानसूनों को भी अलग अलग बताया गया है। फिर क्या होती है, ऋतुएं होती हैं हमारी, अलग अलग ऋतुएं होती हैं, ठीक है। क्लाइमेट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें अलग अलग इसके बारे में बताया है, ऋतुओं के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। द सीजनल, द रेनी सीजन,
ठीक है। शीत ऋतु होती है हिंदी में हम बोले तो। दूसरी ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। ठीक है, तो शीत ऋतु आपको पता ही है कि क्या होती है और ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ही पढ़ना है आपको इसमें चैप्टर में। मानसून का वापसी, ठीक है, कैसे आता है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। वर्षा का वितरण, मानसून एकता का परिचय है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, क्लाइमेट के बारे में पढ़ा। ठीक है, क्लाइमेट में क्या क्या पढ़ा, क्लाइमेट पढ़ा, क्लाइमेट में क्या पढ़ा, अक्षांश, पुगांत, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धारा है। ठीक है, एवं उष्मावाच लक्षण। तो ये सारी चीजें पढ़ी हैं, तो ये एक बार आप रिपीट कर लेंगे। ठीक है, और फिर इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था क्या, ड्रेनेज। ठीक है, तो उसको भी एक बार देख लेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर में डाल दूंगा आप लोगों को, तो कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बस काफ़ी है। ठीक है।